दोस्तों इसके जस्ट पिछले वीडियो में भारतीय नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग ने ये देखा था कि भारत की जो नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियों को पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला था सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा था गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा था ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। और दोस्तों इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में जान लिया था, पढ़ लिया था। और दोस्तों इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जानेंगे गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों गंगा नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से होता है। और दोस्तों गंगा शुरू में जब उद्गम होता है तो भागीरथी के नाम से गंगा का उद्गम होता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, अगर गंगा का विसर्जन की बात किया जाए तो गंगा का समुद्र में विसर्जन बांग्लादेश में होता है और वह बांग्लादेश में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों आप लोग डेल्टा वर्ड समझ लीजिए, ये बहुत काम का वर्ड है। दोस्तों जब नदियां बहती रहती है तो क्या होता है कि नदी जब पहाड़ी क्षेत्र में तो ऊपर से नीचे बहती है तो नदियों बहुत धार होता है, लेकिन जब नदियां मैदानी क्षेत्र में जब पहुंचती है ना तो प्लेन जमीन के कारण बहुत धीमी गति से बहती है। और इसके साथ ही साथ नदी जब बहती है तो अपने साथ कुछ गाद भी रहता है, तो गाद नदी के नीचे जमा होते रहता है, जिससे सामने नदी का जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा रुकावट आता है। इसलिए नदियां कई भागों में बंटना शुरू कर देती है। और मुख्यतः जब नदी समुद्र के किनारे पहुंचती है तब तक बहुत लंबा यात्रा भी कर ली रहती है और पूरा भाग मैदानी हो गया रहता है और गाद भी अच्छा खासा आ जाता है। इसलिए नदी एक धारा में नहीं रहती है, समुद्र में गिरने से पहले कई धाराओं में बंट जाती है। और ये अलग अलग धाराओं के बीच का जो क्षेत्र है ना उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब चूंकि इन क्षेत्रों में पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि गंगा नदी समुद्र में मिलने से पहले अकेले समुद्र में नहीं मिलती, उसके पहले बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों का दोनों एक साथ मिल जाते हैं और उसके बाद इस समुद्र में गिरती है। और समुद्र में जब ये गिरती है तो बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर समुद्र में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। अब दोस्तों अगर गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो गंगा नदी का लंबाई 2510 किलोमीटर है और ये भारत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत में टोटल नदियों की लंबाई के क्रम में बात किया जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होगी। अब दोस्तों अगर गंगा नदी का अगर ढलान की बात की जाए तो गंगा नदी का ढलान पूरब की ओर है, मतलब कि गंगा नदी मुख्य रूप से पूरब की ओर बहती है और इसके साथ में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है। और दोस्तों गंगा नदी में पाए जाने वाला जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है। अब दोस्तों अगर गंगा नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो इसके प्रमुख सहायक नदी को सुन लीजिए। पहला है यमुना नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है रामगंगा, चौथा है गंडक, फिर उसके बाद में कोसी और दामोदर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दूं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और दोस्तों एक और जीके नोट कर लीजिए, यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब दोस्तों गंगा नदी के कुछ प्रमुख संगम को हम लोग देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते उन्हें भी ये बात पता होना चाहिए। दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं और दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं और दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं और दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को हम लोग नंदप्रयाग कहते हैं और दोस्तों अलकनंदा और गौरी गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। दोस्तों आप इस संगम को याद करके रखिएगा, इस संगम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या ना करते हो। और दोस्तों अगर हम लोग भूगोल के अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज स्थित है, जहां अभी हाल में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा था। और अगर हम लोग आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज स्थित है। और दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसको भी नोट करके रखिएगा। और दोस्तों गंगा नदी का जो बेसिन है वो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है और इसी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा
खाद्य उत्पादन मतलब खाने पीने की चीज़ों का भी उत्पादन होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। दोस्तों गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों में सबसे पहला नाम आता है यमुना नदी का। और दोस्तों अगर यमुना नदी का अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए तो यमुना नदी का उद्गम स्थल बृहद हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ चोटी से होता है। और दोस्तों इसका विसर्जन गंगा नदी में प्रयागराज के समीप होता है और इस नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर के लगभग है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यमुना नदी के जल को लेकर 3 राज्यों उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा में विवाद लगातार चलते रहता है। और दोस्तों अगर यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों की बात की जाए तो सबसे पहला स्थान आता है यमुना नदी किनारे प्रमुख शहर दिल्ली का, फिर दूसरा आगरा और तीसरा मथुरा का। और दोस्तों यमुना की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी है जो यमुना नदी के दक्षिण से आकर इसमें मिलती है। और दोस्तों इसकी अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो वो होगी बनास, सिंध, केन और बेतवा नदी। और दोस्तों अगर इस नदी की प्रमुख अगर नदी परियोजना की बात की जाए तो इस नदी की प्रमुख नदी परियोजना है लखबार बांध परियोजना जो भी प्रस्तावित है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यमुना की अन्य सहायक नदियों की। दोस्तों अगर यमुना की अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो इससे प्रमुख नदी है चंबल नदी। और दोस्तों अगर चंबल नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल महू नामक स्थान से जाना पाव पहाड़ी के इंदौर जिले मध्य प्रदेश से हुआ है। और दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है क्षिप्रा, काली, सिंध, बनास और तीस्ता। और दोस्तों अगर चंबल नदी के ऊपर की नदी परियोजनाओं की बात की जाए तो इसकी प्रमुख नदी परियोजना है जवाहर सागर, गांधी सागर और महाराणा सागर। तो इसे नोट करके रखिएगा, बड़ा ही काम का चीज है। और दोस्तों इस नदी का प्रमुख बहाव राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये नदी उत्तर की ओर बहती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यमुना की दूसरी सहायक नदी बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी का अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियां हैं और इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और 480 किलोमीटर अपना बहाव के बाद वो यमुना नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों उसके बाद अगर यमुना की अगली प्रमुख नदी है केन नदी। और दोस्तों केन नदी का प्रमुख स्थान केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना था जो 2006 में शुरू किया गया था, इसके तहत पहला नदी केन और बेतवा को ही जोड़ा गया था। तो इसको नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं गंगा की दूसरी प्रमुख सहायक नदी की। दोस्तों गंगा की दूसरी प्रमुख अगर सहायक नदी की बात की जाए तो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थल का बात किया तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और दोस्तों दामोदर नदी की अगर प्रमुख नदी घाटी परियोजना देखा जाए तो है कोनार, पंचेत और तिलैया प्रमुख इस पर नदी घाटी परियोजना है चलती है। और दोस्तों दामोदर नदी पर चालू किया गया 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना, वो केंद्र सरकार की पहली नदी घाटी परियोजना, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो उसमें आता है हुगली नदी। दोस्तों हुगली नदी के किनारे ही बंगाल का सबसे बड़ा शहर कोलकाता और हावड़ा स्थित है। और दोस्तों हुगली नदी की खासियत है ज्वार के कारण इस नदी की जो जलधारा की दिशा है वो 2 बार परिवर्तित होती है। और दोस्तों हुगली को गंगा नदी की एक शाखा के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसके बाद गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की बात किया तो वो नदी है सोन नदी। दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल की बात किया तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। और दोस्तों अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और वो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं वो गंगा नदी से मिलने से पहले बिहार का पटना जिला और भोजपुर जिला का बहुत लंबे मतलब दूरी तक सीमा रेखा भी बनाती है। और दोस्तों अगर सोन नदी पर उपस्थित अगर परियोजना की बात की जाए तो इसकी प्रमुख परियोजना है बाणसागर परियोजना। और दोस्तों अभी तक मैंने जितनी गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताया ये सारी की सारी सहायक नदियां ऐसी थी जो गंगा से दक्षिण की ओर आकर मिलती थी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं गंगा से उत्तर की ओर आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। और दोस्तों गंगा के उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों में पहला स्थान आता है कोसी नदी का। दोस्तों कोसी नदी का अगर उसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल गोसाईनाथ चोटी नेपाल में हुआ है। और दोस्तों कोसी नदी की प्रमुख अगर नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो ये कोसी परियोजना है जो नेपाल में स्थित है। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और कोसी नदी बार बार अपना जल की धारा बदल देने के लिए कुख्यात है और बाढ़ के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम है। और दोस्तों अगर अगली गंगा की प्रमुख नदी की बात की जाए जो उत्तर से आकर मिलती है तो वो नदी क्या है, गंडक नदी। और दोस्तों अगर गंडक नदी की उद्गम स्थल की बात की जाए तो वो नेपाल हिमालय है और इसकी कुल लंबाई 425
किलोमीटर है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग गंगा से उत्तर से आने वाली प्रमुख नदी की बात की जाए तो वो नदी है घग्गर नदी या घाघरा नदी। और दोस्तों इस नदी का उद्गम बृहद हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से होता है। और इसकी प्रमुख अगर नदी की बात की जाए तो वो नदी है शारदा या काली नदी। तो दोस्तों इस तरीके से हिमालय से और बहने वाली नदियों में गंगा नदी का अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। और इसके अगले वीडियो हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।